हर महीने मन की बात करते हैं। अरे ज़्यादा नहीं, साल भर में 10 मिनट स्टूडेंट की बात कर लीजिए, स्टूडेंट से मिल लीजिए आप 10 मिनट, स्टूडेंट का समस्या का समाधान हो जाएगा। रोजगार के मामले में हमारी नीतीश सरकार 101% फेल्योर है, 101%। अगर रोजगार के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर गोलियां दागी जाती है, मतलब कि आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं। इनका कंप्लीटली दलाली करना ही उद्देश्य है। उसमें हमारा एमपी भी है, हमारा एमपी कौशलेंद्र जी भी का भी यही काम है, हमारे पूर्व के विधायक उनका भी यही काम था। सच सही बात नहीं करेंगे। जैसे मतलब आपका कहना है कि एमपी साहब हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, सब लोग दलाली का चरम सीमा पार कर चुके, दलाली का चरम सीमा पार कर गए हैं लोग, और इनका बनना था जो बन चुके, अब बिगड़ना बाकी है, अब कुर्सी से हटना ही बाकी है। मैं ये कहता हूँ, इसके बाद ये पुनः सोच रहे हैं तो गलत बात है। शराब का जो कारोबार ये बहुत मजबूत है, आपसे हमसे 1000 गुना मजबूत है। हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम लोग करके सब छोड़ चुके। उस बच्चे को लोग कहता है पागल, पागल बच्चा पागल नहीं है, वो निशांत पागल नहीं, निशांत बहुत निहायत अच्छा लड़का है। उनको निशांत को पागल ये खुद बना के रखे हैं, नीतीश जी ने बना के रखा है। अरे यहीं से मात्र 100 गज की दूरी पे हमारा गांव है, अभी जाइए तो 1000 लीटर दारू मिलेगा। डीएवी में जाकर इसका एडमिशन दिलाया, डीएवी में कल इसका इंटरव्यू हुआ, लगता 50 मिनट तक, वहाँ भी क्वालिफाई कर गई। अच्छा, तो गवर्नमेंट स्कूल में आप क्यों नहीं पाते? नहीं, बता रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में ये रहने नहीं दिया। आपको भी लेना है उज्ज्वला योजना का लाभ, तो देर किस बात की। आ जाइए अरविंद गैस एजेंसी मुंदीपुर औंगारी। योजना का लाभ लेने के लिए इस कागजात का होना है ज़रूरी: पति और पत्नी का आधार कार्ड का छाया प्रति, पत्नी का बैंक अकाउंट का छाया प्रति, राशन कार्ड का छाया प्रति, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और साथ ही राशन कार्ड के पारिवारिक सूची में 18 वर्ष से ऊपर के सभी सदस्यों का आधार कार्ड। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें 8840381341। दूसरा नंबर है 7808752752। वहीं तीसरा नंबर है 9102176966। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इचहोस गांव में, और हमारे साथ जो वार्तालाप करने के लिए मौजूद हैं वो नालंदा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं और वर्तमान में समाज सेवक हैं। इनका नाम है रामचंद्र सिंह। बताया ऐसा जाता है कि रामचंद्र सिंह लगातार नीतीश कुमार से नाराज़ रहते हैं, और नाराज़ रहने का क्या कारण है इन्हीं से हम जानेंगे। वर्तमान में नीतीश कुमार का एक नया फरमान आया है, नीतीश सरकार का एक नया फरमान आया है कि पाठशाला वाले गुरुजी अब मधुशाला का तलाश करेंगे, और वो भी अपने गांव में, अपने आस पड़ोस के इलाकों में। इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ तमाम प्रकार के मुद्दे जो बिहार में शराबबंदी है, बेरोजगारी है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। रामचंद्र जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। रामचंद्र जी, आपसे पहला सवाल तो यही होगा कि आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इतना नाराज़ काहे रहते हैं? एक्चुअली में अब नीतीश जी से नाराज़ नहीं है, नीतीश जी से के द्वारा जो उनका गलत नीति, उसके कारण हम उनसे नाराज़ हैं। नीतीश जी तो व्यक्तिगत ठीक ठाक है, लेकिन उनके द्वारा जो उटपटांग फैसला लिया जाता है ये बिल्कुल ही निंदनीय है, जो कि समाज को सूट नहीं करता है, जो कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं या फिर बिहार के लोग हैं। फॉर एग्जांपल, मैं से जैसे आपने कहा दारू के बारे में, फर्स्ट में तो अब ये दारू हर पंचायत में 3-3 दुकान खुलवाए थे जब ये अपने फर्स्ट बार जब ये सीएम बने थे बिहार का, और उस समय तो वो लगा था इनको कि भाई ये दारू की दुकान हर पंचायत में खोलने से इसमें हमारा राजस्व बढ़ेगा, और उस बढ़ा भी, जिसका लगभग 5000 करोड़ तक पहुंचा भी था। बाद में इनकी क्या मानसिकता हुई कि अब शराब को एक अभियान के रूप में ले लिया इन्होंने, और शराब से क्या नफ़ा और क्या नुकसान हो रहा है उसका आकलन ये नहीं कर रहे हैं। कितने लोग दारू तो बंद कर दिए, ठीक है, नियम बना दिए, लेकिन ये इनको मालूम होना चाहिए कि नियम बनाने से पहले समाज को जागरूक किया जाता है, जागरूकता अभियान चलाया जाता है। वह काम इन्होंने नहीं किया। इन्होंने सिर्फ फतवा जारी किया कि भाई दारू बंद कर देना है, नहीं पीना है। ठीक है, आप पहले तो पिलाने का आदत लगाए, फिर पीने पर प्रतिबंध लगाए, और प्रतिबंध तो भाई विचित्र ढंग का। अगर किसी को अपना दुश्मनी आपको साधना है तो किसी घर में एक दारू का बोतल रखवा दीजिए और उस बेचारे को भेज दीजिए 7 साल 10 साल आजीवन कारावास तक सजा का इसमें प्रावधान हो गया है। अब बताइए, ये काला कानून है ना, इससे बड़ा काला कानून क्या हो सकता है? अरे दारू सदियों से लोग पीते आए हैं, ये है कहिए कि भाई इतना पीजिए कि जितना हमारा शरीर बर्दाश्त कर सके, दवा के रूप में पीजिएगा तो उससे अच्छा कुछ नहीं।
लेकिन इन्होंने तो दारू के नाम पर ये अपने आप को एक्सपोज कर दिए हैं पूरे दुनिया में कि भाई हम शराबबंदी के नाम पर हम गांधी का दूसरा अवतार हैं। ये अपने आप को गांधी का दूसरा अवतार बताने में लगे हुए हैं और इसी चक्कर में कि हम गांधी का दूसरा अवतार हैं अपने आप को एक्सपोज कर दिए। और आज इनकी ये स्थिति है कि इनके साथ जो सरकार में पार्टी वो भी इनका निंदा करता है, जो नहीं है वो तो कर ही रहे हैं। और पब्लिक में तो जाइए तो मत पूछिए, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं चर्चा कर रहे हैं, यहीं से मात्र 100 गज की दूरी पे हमारा गांव है। अभी जाइए तो 1000 लीटर दारू मिलेगा आपके गांव में। 1000 लीटर दारू मिलेगा। पुलिस नहीं आएगी उसको पकड़? पुलिस आती है, पुलिस आती है, आप खबर भी करेंगे, हम खबर भी करेंगे तो आती है। वो अपना कमीशन लेंगे, पैसा लेके चले जाएंगे। मतलब कि लूट खसोट एक तरह से। बिल्कुल। दारू को मैं बताता हूँ, जब हम पूछते हैं यहाँ के लोगों से, जो दारू लोग चुलाते हैं, हमारे भाई बंधु कोई दूसरे है नहीं, हम कई बार हम लोगों को समझाए तो बोलता है कि नेताजी क्या करें, काम मिलता नहीं है, अब इसी से हम लोगों का परवरिश है। और हम देखते हैं भाई सबका वो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऊंचा हुआ है, सब लोग घर बना लिए हैं, मैंने वगैरह वगैरह। बच्चे को पढ़ाते ही नहीं पढ़ाते तो बात की बात है, लेकिन उसमें लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में अंतर आया इन लोगों का। पैसा दारू बेचने से मैं देख रहा हूँ। अब समझिए कि यह दारू का जब दुकान ओपन था तो सरकार के खजाने में राशि जाती थी, पीने वाले पीते थे। तब और आज में दारू से, विषैले दारू से, जहरीला दारू से पीकर मरने वालों की संख्या कितना बढ़ गया है। नालंदा में ही मर गया दर्जनों लोग कुछ दिन पहले। 28 लोग नालंदा मरा ना हरनौत में। नहीं, अब बिहार शरीफ में 28 लोग मरे। अब बताइए कि 28 लोग जो मरे दारू पीकर, जहरीला दारू पीकर, अगर ईमानदारी से अगर कहा जाए कि इसकी जवाबदेही तय किया जाए तो इसका जवाबदेही कौन है? मेरे हिसाब से इसका जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी। अगर 302 का मुकदमा चलना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के ऊपर चलना चाहिए और किसी के ऊपर नहीं चलना चाहिए। मतलब कि वो दोषी हैं जो मृत्यु हुआ उनका? बिल्कुल दोषी हैं। अगर इजीली दारू उपलब्ध होता वह विषैला दारू नहीं पीता। और आप जितना रोकने का प्रयास करते हैं उतना ही दारू के पीछे लोग भाग रहे हैं। अच्छा, रामचंद्र जी को क्या लगता है बिहार में शराबबंदी है? शराबबंदी नहीं, ये तो शराबबंदी के नाम पर ओपन लोट है शराब के नाम पे। क्योंकि ये लोग कहते हैं, जब हमने इस संबंध में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बड़े अधिकारी से हमने बात किया जो कि मद्य निषेध के बड़े अधिकारी हैं, पटना में बैठते हैं। हमने कहा कि सर ये बताइए दारू रुक क्यों नहीं रहा है? हम लोग भी आप लोगों को खबर देते हैं कि यहाँ है वहाँ है, वहाँ आप लोग कार्रवाई करते हैं। तब उन्होंने साफ जवाब हमको दिया कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग समाज के सेवक हो तो समाज में जाके उनको अवेयरनेस का प्रोग्राम करो। हमने कहा कि साहब पहले दारू हमने तो पीने के लिए उनको नहीं अवेयरनेस का प्रोग्राम किए थे। हर पंचायत में 3-3 दारू का दुकान हमने तो नहीं खुलवाया था, ये सरकार ने खुलवाई थी। तो ये काम भी सरकार का ही बनता है कि अवेयरनेस का प्रोग्राम करती, लोग जागरूक होते, स्वतः छोड़ देते। लेकिन जबरन उसको जेल में भेजकर उसको दारू छुड़वाना ये कहीं से न्यायोचित नहीं है, किसी दृष्टिकोण से ना। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, CJI का स्टेटमेंट आता है, चीफ जस्टिस ऑफ बिहार का स्टेटमेंट आता है कि दारू का केस के कारण हमारे जो केसेस का जो लोड है इतना बढ़ गया कि हम उसको नहीं कर पा रहे हैं और सैकड़ों के हजारों हमारे बंधु जेल में सजा भुगत रहे हैं। तो अगर आपको यही करना है, एक ही हमको समझ में नहीं आता नीतीश जी की बातें कि नीतीश जी आखिर करना क्या चाहते हैं, समाज में संदेश क्या देना चाहते हैं। अच्छा, उनका एक नया मतलब कि फरमान आया है, उसको जो पाठशाला के गुरुजी हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनको यह आदेश दिया गया है मतलब कि सरकार के द्वारा कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई शराब मिलता है तो उसको पकड़ने का काम कीजिए। इस मतलब कि उनका योजना को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, नीतीश जी तो फरमान जारी करने में मास्टर हैं, नीतीश जी बहुत मास्टर हैं, लेकिन इसका क्या दुर्गामी परिणाम पड़ेगा, कितने मास्टर साहब मारे जाएंगे, इसका उनको ख्याल नहीं है। आप ही बताइए, मैं कहा ना कि मेरे बगल में अभी 100 गज की दूरी पर चलिए हजारों लीटर दारू मिलेगा। अगर हम ही इसको लेकर इस्लामपुर थाना जाएंगे, कल हमारे पीछे आएगा, पीछे से छोटा सा मैंने क्या उसको कहते हैं पिस्टल लेगा, हमको ठोक देगा। जो शराब कारोबार हम करेंगे, शराब का जो कारोबार ये बहुत मजबूत है, आपसे हमसे 1000 गुना मजबूत है। हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, हम लोग करके सब छोड़ चुके। तो इस मायने में वो गुरु जी बेचारे, बगल में स्कूल है, मैंने मुश्किल से 25-50 फीट की दूरी पर है, वह स्कूल में गुरुजी रहेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को, जाकर खबर करेंगे भाई बगल में दारू है। उसको अगर मालूम चल गया, गुरुजी का है गुंजाइश, चल पाएंगे, रह पाएंगे, नहीं रहने देगा, जान मार देगा। तो आखिर यह माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीति है, इस समाज में अराजकता फैलाने का एक तंत्र है। इसके माध्यम से अराजक तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं।
क्योंकि उनको दारू जो बनाने वाले माफिया लोग हैं या दारू बेचने वाला माफिया लोग, उनसे वो मिले हुए हैं, इंटरनल मिले हुए हैं। वो पैसा उनका सीएम हाउस तक जाता है, शराब कारोबारी। बिल्कुल, मैं इसका आपको मैंने क्या कहता है, इसका मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ, लेकिन वो उचित नहीं होगा। प्रमाण के साथ मैं बता सकता हूँ, इनके जो सुरक्षा गार्ड हैं, इनके जो स्टाफ हैं, सब दारू पीते हैं। कहने को जो कह लें ये अलग बात है, सब दारू पीते हैं। पहले अपने आप को सुधार लें, तब हम किसी को सुधारने का मतलब कि उपदेश दे, नसीहत दे तो अच्छा लगता है। ये दारू को एक अभियान के रूप में गांधी का दूसरा स्वरूप बनने के लिए, गांधी का दूसरा चेहरा बनने के नाम पे ये बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, बेरोजगारी बिहार में चरम सीमा पे है रामचंद्र जी। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे थे 2020 में, शायद 20 या 21 में, 20 में, तो उस समय मतलब कि एक एनडीए का यह था, मैनिफेस्टो आया था, 19 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अभी तक रोजगार मिला नहीं है, क्या कहेंगे? देखें अमित जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसमें कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं, हमारे पब्लिक है सबसे बड़ा दोषी। आप याद कीजिए, हरियाणा और पंजाब, दिल्ली, ये बराबर हर 5 वर्ष पर वहाँ सरकार बदलती थी। तो होता क्या था कि प्रतिस्पर्धा होती थी सरकार में कि हम बेटर करें, हम पिछली सरकार से अच्छा काम करें। यहाँ तो ऐसा हुआ है कि ये समझ गए कि मेरा राजतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र बनाए हुए हैं। आप समझ लीजिए, रोजगार की बात कहा, जैसे तेजस्वी जी ने कहा था कि 19 लाख रोजगार हम देंगे, सॉरी 10 लाख रोजगार देंगे। उस पर हमारी एनडीए जो गठबंधन के लोग थे बोले कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। फैक्ट है कि 10 लाख रोजगार जो कि भारत सरकार से स्वीकृत है, वह रोजगार खाली है, वह पद खाली है, 10 लाख, 9.5-10 के बीच में खाली है। तो ये सरकार जब वह खाली पद को नहीं भर सकती है तो 19 लाख रोजगार देने की जो बात है, ये तो अतिशयोक्ति है। लोगों को दिन में सपना दिखाना जैसा है, क्योंकि ये तो कर नहीं पाएंगे। आज तक आप समझ लीजिए 1.5 साल सरकार को होने को है या हो चुकी, 1.5 साल में क्या रोजगार के लिए क्या किया इन्होंने? एक भी कार्य बता दें। अगर रोजगार के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर गोलियां दागी जाती है, मतलब कि आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं। ये तो बिल्कुल नया उदाहरण आपने कहा, बिल्कुल रिसेंटली उदाहरण है। कुछ दिन पहले जब हम पटना में थे तो मुझे मालूम चला, हमारा भतीजा कुछ दवा लाने के लिए भेजे थे, तो वो वहीं से फ़ोन किया कि काका यहाँ राजेंद्र नगर तो पूरा जाम है। तो हम भी पहुँचे देखने के लिए। मैंने 5-7 हज़ार स्टूडेंट्स होंगे, और उनको जो लाइट गुल करके जो मारना शुरू किया पुलिस लोग, हम नहीं बता सकते, वो दर्द हम नहीं बता सकते। हमारे पास उस समय कुछ था नहीं कि हम भी बेचारे लोगों को कुछ मदद कर पाते। आप समझ सकते हैं वह स्टूडेंट कौन है? मेरा बच्चा, मेरा भाई, आपका भाई, आपका यही ना है, कोई दूसरा तो नहीं ना है। वह बच्चे लोग लाखों नहीं करोड़ों में ट्वीट किया कि भाई कहीं ना कहीं रिजल्ट में गड़बड़ी हो रही है, इसको आप देखिए। सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अंत में बाध्य होकर हमारे जो छोटे भाई विद्यार्थी लोग हैं रोड में ट्रैक पे आए। ट्रैक पर क्यों आए? आने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम उनका शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, प्रधानमंत्री जी आप हर महीने मन की बात करते हैं, अरे ज़्यादा नहीं, साल भर में 10 मिनट स्टूडेंट की बात कर लीजिए, स्टूडेंट से मिल लीजिए आप 10 मिनट, स्टूडेंट का समस्या का समाधान हो जाएगा। आप तो सिलेक्टेड लोगों से बात करते हैं, आपके अधिकारी सिलेक्टेड लोगों को आपके सामने बैठा देते हैं कि ये किसान है, ये स्टूडेंट है, ये है, जबकि फैक्ट है कि वो लोग ना किसान है ना स्टूडेंट है, वो बनाया हुआ स्टूडेंट है अधिकारियों के द्वारा, बनाया हुआ किसान है अधिकारियों के द्वारा। वो क्या अधिकारी किसान का कमी को बताएगा, क्या स्टूडेंट की कमी को बताएगा? और जो स्टूडेंट और किसान बताना चाहते हैं उस पर ध्यान नहीं देते। ये सच्चाई है। रोजगार के मामले में हमारी नीतीश सरकार 101% फेलियर है, 101%। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। किसी भी समाज को बढ़ाने के लिए शिक्षा के स्तर को मैनेज करना, शिक्षा का स्तर को ऊंचा करना या उठाना बहुत आवश्यक है। इन्होंने शिक्षा के स्तर को क्या किया? मैं यहीं की स्कूल से पढ़ा, मिडिल स्कूल से, हम भी पढ़ लिख के कुछ बने, नहीं नौकरी छोड़ देना अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे अंदर भी एक भावना है कि हम समाज के लिए कुछ करें। आज क्या है, हम अपने बच्ची को अभी एडमिशन के लिए देख रहे थे, क्या कहते हैं, पटना में इंटरव्यू इसको दिलाया, संत माइकल कहते हैं, सेंट जेवियर्स में इंटरव्यू में मेरे सामने जो इंटरव्यू लेने वाले लोग थे, एक्सेलेंट मार्क्स दिए इसको, जितनी क्वेश्चन किया गया टोटल का जवाब दी। और उसके बाद पूछती है कि बेटा इतना अच्छा तैयारी तुमको किसने कराया? जवाब दी। रिजल्ट जब देखे तो रिजल्ट भी आया। जब उसका क्या कहते हैं, जब फी का स्ट्रक्चर देखे तो लगा कि मेरे बस की बात नहीं है। 70,000 उसका खाली
ट्यूशन फी है, उसके ऊपर मतलब 2 लाख का मिनिमम इसको पढ़ाने के लिए हमको चाहिए पर ईयर। कहाँ से लाएंगे? हमने कहा नहीं, हम नहीं दिला सकते हैं एडमिशन। हमने अल्टीमेटली फिर डीएवी में जाकर इसका एडमिशन दिलाया। डीएवी में कल इसका इंटरव्यू हुआ लगता 50 मिनट तक, वहाँ भी क्वालिफाई कर गई। अच्छा, तो गवर्नमेंट स्कूल में आप क्यों नहीं पढ़ाते? नहीं, बता रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में ये रहने नहीं दिया। जिस भी व्यक्ति के पास अगर पान के दुकान भी कोई चला रहे हैं, कोई आदमी अगर प्राइवेट कुछ कर भी रहे हैं, अगर उनके पास 2 रुपया है तो वह चाहता है मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। गवर्नमेंट के स्कूल को मैं बताता हूँ, यहाँ है बिहार सरकार की जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, इसको रिसर्च का सेंटर ये लोग बना लिया है। देखिए, ये तय है कि भाई जो शिक्षक है वो ट्रेंड होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। यहाँ क्या भाई, आप पैसे से खरीद कर सर्टिफिकेट ले आइए और हम आपको नौकरी देते हैं। मुखिया जी बहाल करवाइए, मुखिया जी बहाल करेंगे, विधायक जी बहाल करेंगे, और लोग बहाल करेंगे। कोई स्टैंडर्ड ऑफ बहाली का तो कुछ है नहीं। अब हम अपने बच्चों के भेज कर, मैं अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करेंगे। अरे भगवान हमको इतना दिया है कि अपने बच्चों को पढ़ा सकते, हम तो प्रयास करेंगे हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा दीक्षा दें। तो इस कारण मैं बताया, मैं मेरी पत्नी से अक्सर नोक झोंक हुआ करती थी, वो कहती थी कि नहीं हम माइकल में भेजेंगे। हमने कहा माइकल में हम करवा देंगे, वो मेरी क्षमता है, लेकिन फी तुमसे नहीं हो पाएगा। फी हमारी हम नहीं कर पाएंगे बर्दाश्त, क्योंकि हम नौकरी में नहीं है, तुम नौकरी में नहीं हो। अब खेती बाड़ी, अच्छी मछली पालन, उससे जो बन पाता है हम कर रहे हैं, और उससे संभव नहीं है कि 2 लाख रुपये हम बच्चा का दें फिर अपना खर्चा करें और बच्चों का, संभव नहीं है। हमने नहीं दिया वहाँ। और दूसरी बात ये भी थी मेरे मन में कि डीएवी जो है हमारे हिंदुत्व की जो स्तर है उसको मैनेज किया है, लेकिन इतने जितने भी मिशनरी वाले लोग हैं ये तो भाई हमारे भारतीय संस्कृति को चूना लगा रहे हैं। तो वहाँ ये भी एक दूसरा कारण था मैं वहाँ से हटाने का। चाहता तो कर सकता था, इसकी माँ बोली कि नहीं हम पैसे का जुगाड़ करेंगे, ठीक है तुम कर, लेकिन हम बच्चों को नहीं भेजेंगे। अगर भेजना है तो चलो सरकारी में हम कराते हैं एडमिशन, नहीं तो डीएवी वगैरह में आओ तो हम ठीक है। तो ये स्थिति, यहाँ की शिक्षा की स्थिति को इस तरह से इन्होंने बर्बाद कर दिया एक प्लानिंग के तहत कि अगर यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर होशियार हो जाएंगे तो हमारा जो इस चेयर पर बैठे हुए हैं बिहार की जनता को हम गुलाम बनाए हुए, ये काइंड ऑफ गुलामी, ये काइंड ऑफ गुलामी। बोले 20 वर्ष तक कोई मुख्यमंत्री रहता है क्या? क्या आपने अच्छा किया भाई? अब बताइए तो सही। नहीं, आपको क्या लगता है, क्या वो गलत की? वो गलत ही गलत किए। उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ अमित जी, इस क्षेत्र से रिलेटेड, चूँकि मैं गांव में अभी हूँ और गांव मेरा जो है कम्प्लीटली कमांड एरिया मोहाने नदी का है। मोहाने नदी की लड़ाई हम 19 वर्ष से लड़ रहे हैं। हम नहीं लड़े, हमारे जो गुरु जी थे, हमारे गार्जियन थे, सब लड़ रहे थे। और हम तो भाई साधु शरण मुखिया जी थे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम उनके शिष्य के रूप में हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि इस नदी के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आदेश हुआ मुंह खोलने का, और जैसे मैं पार्लियामेंट इलेक्शन फाइट किया 1 सप्ताह के अंदर में वो आदेश को रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस नदी के रेनोवेशन पे लगभग आज तक 700 से 800 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है, लेकिन निराकरण नहीं हुआ। निराकरण क्या है? जिससे इस नदी को आप पानी वाटर डिस्चार्ज देंगे तभी ना निराकरण संभव है। तो नदी में ये पानी नहीं दे रहे हैं, लेकिन नदी में रेनोवेट के नाम पर, नदी के पुनरुत्थान के नाम पर माने ये सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ कि अभी जून में 152 करोड़ का टेंडर हुआ है। अब बताइए, नदी में पानी एक बूंद है ही नहीं और सैकड़ों करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये लूट में व्यस्त हैं। ये ऐसे लोगों के माध्यम से घिरे हुए हैं जो कि इनका कंप्लीटली दलाली करना ही उद्देश्य है। उसमें हमारा एमपी भी है, हमारा एमपी कौशलेंद्र जी भी का भी यही काम है, हमारे पूर्व के विधायक थे उनका भी यही काम था। सही बात नहीं करेंगे। जैसे आपको उदाहरण देते हैं, 25 जुलाई 2015 को जब हम मुख्यमंत्री के घेरे हुए थे इस्लामपुर में, तो एक कौशलेंद्र जी ने अपने भाषण में कहा था कि मोहाने नदी का मुंह नहीं खुलेगा। अरे भैया, जिस जनता की कीमती वोट से हम जीत के एमपी बनेंगे और जनता त्राहिमाम कर रही है, हजारों लाखों जनता जिसकी इस नदी से 20 लाख लोगों को लाभ होना है, उन जनता मांग कर रही है हमसे कि भैया हमको नदी में पानी दो, और हम कहेंगे नदी का मुंह नहीं खुलेगा। कैसा हम एमपी हैं भाई, कैसा सांसद हैं? उस समय आप वैसे तब तो तभी ना कह रहे हैं कि ये लोग दलाली है, दलाली करना काम, इसके अलावा और कोई काम इनके पास नहीं है। मतलब आपका कहना है कि एमपी साहब हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, सब लोग दलाली का चरम सीमा पार कर चुके, दलाली का चरम सीमा पार कर गए हैं लोग। और इनका बनना था जो बन चुके, अब बिगड़ना बाकी है, अब कुर्सी से हटना ही बाकी है। मैं ये कहता हूँ, इसके बाद ये पुनः सोच रहे हैं तो गलत बात है। ये तो लगे हुए हैं प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में। उसका उदाहरण एक छोटा सा आपको मैं देता हूँ, हमसे खुद बोल चुके हैं। 1 अक्टूबर 2018 को इसी नदी के लिए मैं गया था, सीएम हमको बुलाटा हुआ था।
एक आवेदन हम बना के ले गए थे कि बिहार में जो है क्या कहते हैं डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। तो जैसे आवेदन मुख्यमंत्री के हाथ में हमने दिया था तो बोले क्या है इंजीनियर साहब। हमने कहा सर ये हमें जैसा लग रहा है कि बिहार में हमारे भाई लोग बैठे रह जाते हैं, हमारी नौकरी जो है बाहरी लोग आके लेके जाते हैं। अगर ये नीति लागू हो जाती है तो निश्चित रूप से 80%, 85%, 90% हमारे बिहार के बंधु तो रहेंगे, 10%, 20% बाहरी लोग रहेंगे। 80% तो हमारा भाई रहेगा, चाहे वो अगला रहे, पिछड़ा रहे, चाहे एसटी रहे, एससी रहे, कोई रहे, हमारे भाई हैं, बिहारी भाई रहेंगे ना। इतने पे इतना मैंने जोर से गुस्सा हुआ मेरे ऊपर और कहा कि आवेदन को उन्होंने फेंक दिया कि तुमको बिहार का बारे में तुमको देखना है, हमको देश के बारे में देखना है। हमने कहा हुजूर मेरा बधाई है आपको, मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन अपने बच्चों को भूखे रख के कोई माँ बाप पड़ोस के बच्चों को खाना नहीं देता है। ये नहीं, यही मैं जवाब दिया था इनको। हाँ जब जवाब दिया था ये बोले अरे कहा तुम गुस्सा हो, बैठो बैठो और बताओ और क्या हाल है। तो ये नदी का बात हमने कहा था। तो इनका तो स्थिति अलग है। ये जिस तरह से इनके बच्चे, इनका अपना बच्चा एक है ना भाई, उस बच्चे को लोग कहता है पागल बच्चा पागल नहीं है, वो निशांत पागल नहीं, निशांत बहुत निहायत अच्छा लड़का है। उनको निशांत को पागल ये खुद बना के रखे हैं, नीतीश जी ने बना के रखा है। अरे बताइए आप ही हमारे बच्चे को इस घर में हम बंद कर रखेंगे तो बच्चा पागल होगा कि नहीं होगा। छोटा सा उदाहरण, कोरोना काल में जब हमको कोरोना हुआ था, हम घर पर थे, हमको लगता था कि हम एबनॉर्मल हो गए, हमको लगता था कि हम याद भूल जाते हैं, लेकिन जब लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू किया सब ठीक हो गया। तो उसी तरह से निशांत को अगर एमपी बना दें, विधायक बना दें, आज निशांत सही हो जाएगा, आज निशांत सही हो जाएगा। तो निशांत को आप जनता के बीच में जाने नहीं दीजिएगा। क्या है भाई, तो निशांत जाएगा तो पता नहीं क्या लोगों को बोल देगा। अरे भैया आप गलत करें तो गलत वो बेचारा बोलेगा, इसीलिए पैक रहो। तो अपने बच्चे को ही बर्बाद है। जो व्यक्ति अपने बीवी और बच्चों का नहीं हो सकता है वो किसी दूसरे का कैसे हो सकता है। हम अगर अपने परिवार के प्रति उत्तरदायी, अपने माता पिता के प्रति उत्तरदायी नहीं तो आपके प्रति उत्तरदायी नहीं रहेंगे, ये तो कहता है। तो नीतीश जी पर अब इस बिहार के लोगों को भरोसा करना अपने आप को धोखा देने के जैसा है। आखिरी सवाल रामचंद्र जी, इस्लामपुर को आप बहुत नज़दीक से देखे हैं, इस्लामपुर के विकास के लिए राजनीतिक पार्टियों को और समाज सेवियों को क्या करना चाहिए? देखिए ये बहुत गुड़ सवाल आपने हमसे कर दिया। इस्लामपुर के लोग जितने भी, चाहे वो पब्लिक हों, जनसेवक हों, हमारे जैसे वर्कर हों, चाहे जो भी लोग हों, चाहे विधायक हो, एमपी हों। विधायक एमपी तो कभी ढंग की बात करते नहीं हैं, क्योंकि अब पहली बार राकेश जी इनके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि नए बेचारे हैं, इनको मौका मिलना चाहिए। एक बार मौका मिल जाए तभी ना हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन आज के पहले जब उदाहरण उठाते हैं तो लगता है सारे लोग खाली सत्ता के लिए, मलाई चावने के लिए यहाँ के लोगों को मैंने ब्लैकमेलिंग करते हैं। अब जहाँ तक सवाल उठता है कि अब हमको विकास करने के लिए क्या करना है, बहुत अच्छी बात आपने कहा। अरे विकास के लिए दो ही चीज़ें हैं, एक तो कौन सा ऐसा साधन का हम उपयोग करें जिसके माध्यम से हमारे संबंधित लोग, जैसे इस्लामपुर के लोगों का आय का स्रोत बढ़े। विकास का सबसे बड़ा बात वही है, बिंदु अगर कहें या बिंदु जो भी कहें कि कौन सा साधन, तो वही है कि हमको ऐसा काम करें कि हमारे बंधुओं को, इस्लामपुर के लोगों को या बिहार के लोगों को ऐसा कुछ काम करें जिससे उनका आय बढ़े। जब आय बढ़ेगा निश्चित रूप से बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, निश्चित रूप से रहन सहन उनका अच्छा होगा, निश्चित रूप से जब बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा जब समाज शिक्षित होगा तो हम विकसित हो जाएंगे। तो कहने का मतलब पहले तो इसको सही आपने कहा, इसको इस्लामपुर को अनुमंडल बना देना चाहिए। अनुमंडल बन जाए, निश्चित रूप से कुछ जो सरकारी जो तंत्र होता है यहाँ पर आएगा। सरकारी जब तंत्र आएगा निश्चित रूप से कुछ लोगों को नौकरियाँ मिलेगी, नौकरियाँ मिले, कुछ लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। जैसे चाय का दुकान है, वो भी एक रोजगार है। मैंने किसी तरह का हम दुकान खोलेंगे, होटल खोले या ट्रैवलिंग का हुआ, मैंने बहुत सारे एक है। अगर जो इसको बना दिया जाए तो निश्चित रूप से लोगों का कुछ ना कुछ तो कल्याण होगा। दूसरा, शिक्षा के स्तर को हम ठीक करें, जिससे शिक्षा के स्तर में बिहार सरकार पहले ही पिछड़ चुकी है और मुझे जैसा लगता है कि नीतीश जी जब तक हैं इसको ठीक नहीं होने देंगे, मुझे जैसा लगता है। अब पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नीतीश जी की जो नीति है बहुत अच्छी नीति नहीं है। ये रोज रोज दिन प्रतिदिन नया नया अनुसंधान करने में लगे हैं शिक्षा पे, जबकि अनुसंधान का चीज़ नहीं है। अनुसंधान 10 साल 20 साल पर होना चाहिए एक बार, और उसको लागू आप कीजिए। दूसरी बात है कि इस्लामपुर की विकास में जिस नदी की चर्चा हमने कहा, मोहानी नदी को अगर चैनलाइज कर देते हैं, आप पानी इसमें दे देते हैं, तो ये जान लीजिए कि हम लोग खेतीहर लोग हैं। हम भी खेती से ही, हमारे माता पिता खेतीहर ही हैं, किसान ही हैं थे, और उसी से हमको पढ़ाई लिखा है, ना कि हमारे माता पिता कोई नौकरी करने वाले थे। तो निश्चित रूप से खेती बाड़ी सबके पास है, तो निश्चित रूप से खाने पीने का और कुछ उससे आमदनी बढ़ेगी, ये भी एक दूसरा साधन है। तीसरा साधन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बच्चों पर ध्यान देना, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बच्चों को क्या, इनकी बच्चों के साथ ये क्या कर रहे हैं
जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर चुके भाई 19 लाख इन्होंने रोजगार देने की बात कहा था, लेकिन रोजगार का आज तक शुरुआत नहीं किया गया। 9.5 से 10 लाख सरकारी पद जो सृजित है, जिसका कि ऐड आ रहा है भारत सरकार से, वह भारत सरकार का ऐड लेके ये उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं दूसरे मद में देकर, उस पैसे को लेकर। मैं एक छोटा उदाहरण आपको और देता हूँ। लगभग ये कांग्रेस के रिजिम की बात थी, याद होगा 80 के दशक में छोटे जो हर गांव में विद्यालय खुला था। उस विद्यालय में बहुत सारे विद्यालयों का मान्यता मिल गया, लेकिन 500 विद्यालय की मान्यता नहीं मिली, ठीक है ना। उसका जो है 2200 करोड़ रुपया 1990 से भारत सरकार से आके रखा हुआ है बिहार सरकार के यहाँ। वो खर्च नहीं, 2200 करोड़ वो खर्च नहीं हुआ है। उस फाइल को मैंने देखा, इस पर डायरेक्टर क्या, उसका पेपर भी मेरे पास, हाई कोर्ट का फैसला है कि आप इंटरेस्ट के साथ इन शिक्षकों को आप नियुक्ति करके इनको ये दीजिए, पेमेंट दीजिए, हाई कोर्ट का फैसला है। तो साहब आप कर क्या रहे हैं? आप क्या कहते हैं कि भाई स्कूल का बिल्डिंग बना दो तो विकास हो गया। ये विकास है क्या? शायद मैं तो यूं कहूँगा 2 शब्द में कि नीतीश जी को विकास की परिभाषा मालूम नहीं है। विकास की परिभाषा क्या होती है? वैसी प्रक्रिया को चुनना या ऐसी कार्य को करना जिसके माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार मिले। जब रोजगार मिलेगा उससे पैसे आएंगे, निधि आएंगे, जब निधि आएगा हमारा स्टैंडर्ड बदलेगा। विकास ये होता है। और वो शराबबंदी और बिल्डिंग बनाने से तो विकास होगा नहीं। देखिए शराबबंदी और बिल्डिंग तो पता है ना, शराबबंदी में तो डायरेक्ट पैसा इनके तक पहुंचता है। कलेक्शन करके दरोगा जाएंगे, कलेक्शन करेंगे, एसपी पहुंचाएंगे, एसपी पहुंचाएंगे, ऊपर में पहुंचा देंगे। और जहाँ बिल्डिंग बनाने की बात, तो मैंने कहा ना, विकास का जो भी प्रक्रिया यहाँ किया गया, चाहे वो बिल्डिंग का हो या जैसे मोहानी नदी में बताया ना 600-700 करोड़ रुपया जो खर्च किया जा रहा है, ये हो चाहे जो भी हो, ये सिर्फ विकास के नाम पर ये लूट है। माने इसको यूँ सधे शब्दों में कहें तो जो विकास किया जा रहा है वह लूट के उद्देश्य के लिए लूट के उद्देश्य को पूर्ति के लिए किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे विकास की जो प्रक्रिया की जा रही है लूट के उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। देखिए हमारे साथ रामचंद्र जी थे जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। इनका कहना है कि नीतीश कुमार को विकास का असल मतलब की परिभाषा उनको पता नहीं है। असल परिभाषा पहले वो पता करे, उसके बाद ही बिहार का विकास हो सकता है। शराबबंदी पूरी तरह से फ्लॉप है, ये रामचंद्र जी का कहना है। और आपको भी पता है कि बिहार में किस प्रकार शराबबंदी सफल है। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।